हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आपको हमारी साउंड के ऊपर क्लियर आ रही है? हमें ज़रूर बताना है क्योंकि साउंड की बहुत दिक्कत हो रही थी। आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं सामाजिक शोध। शोध व प्रश्न, जो शोध व प्रश्न पूछे जाते हैं यूजीसी नेट की परीक्षा, चाहे आपकी पीजीटी की परीक्षा हो। चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलना। स्पेशल क्लास रहेगी अब आपकी, डेली क्लास रहेगी आपकी 8:30 बजे रोज आना, डेली लाइव रहेंगे। अब हम लाइव आ करेंगे 8:30 बजे के 8 PM पे। पहले ही हम नोटिस डाल दिया करेंगे किस समय लाइव क्लास हो करेगी हमारी। पहला प्रश्न लिया हमने, देखिए प्रश्न है आपका सामाजिक शोध। सामाजिक शोध का प्रथम चरण क्या है? समस्या का प्रतिपादन, विधि का प्रयोग, आंकड़ों का विश्लेषण या तथ्य संकलन। अगर हम समस्या का जो अगर हम सामाजिक शोध का अगर समस्या का शोध का हम करेंगे तो क्या रहेगा हमारा? इसका आंसर ए सही, क्योंकि समस्या का प्रतिपादन। देखिए, सामाजिक शोध में समस्या का चयन और उसका प्रतिपादन अथवा पहचान सामाजिक अनुसंधान के सफल संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये कह रहा है सामाजिक शोध में माना जाता है। और इनके कुछ ए आइंस्टीन के बारे में बात कर लेते हैं। ए आइंस्टीन तथा एन इनफील्ड ने कहा है कि समस्या का प्रतिपादन प्राय इसके समाधान से अधिक आवश्यक है। अतः सामाजिक शोध की प्रक्रिया का प्रथम चरण शोध समस्या के चयन अथवा निर्धारण तथा उसके प्रतिपादन को माना जाता है। देखिए, एक प्रश्न से हमने एक्सप्लेनेशन भी कर दिया और एक प्रश्न से हम 2 प्रश्न, तीसरा प्रश्न भी मान सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दूसरा प्रश्न आपका, समस्या सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण क्या हो सकता है? उपकल्पना का निर्माण, समस्या का निर्माण या निर्धारण, या प्रश्नावली का निर्माण, या शोध अभिकल्प का निर्माण। देखिए, ये आपके जीआईसी प्रवक्ता में सारे प्रश्न और यूजीसी और पीजीटी प्रवक्ता में सारे प्रश्न पूछे गए हैं और यूजीसी नेट की परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या हो सकता है? तो इसका यहाँ बी आंसर इसका सही है, क्योंकि बी आंसर इसका ठीक है, क्योंकि समस्या का निर्माण या निर्धारण हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयोगात्मक शोध क्या है? ये ऑप्शन कह रहा है कि एक स्वतंत्रता चर का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना। ठीक मान लेते हैं। स्वतंत्रता चरों को छोड़कर अन्य सभी चरों को स्थिर रखना। चलो मान लेते हैं, ये भी ठीक है। अस्वतंत्र चर पर स्वतंत्र चरों को जोड़ तोड़ के प्रभाव का अवलोकन करना। अगर हम इनकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो डी आंसर इसका ठीक है। देखिए, इसका थोड़ी एक्सप्लेनेशन है कि प्रयोगात्मक शोध में कम से कम 2 प्रकार के समूह होते हैं। अगर हम प्रयोगात्मक मतलब शोध की बात कर लेते हैं तो कम से कम 2 प्रकार के समूह होते हैं। पहला होता है एक प्रयोगात्मक समूह और दूसरा होता है नियंत्रण समूह। ये 2 इस टाइप के समूह होते हैं। अब हम नियंत्रण समूह अन्य सभी दृष्टिकोण से प्रयोगात्मक समूह के समान होते हैं। ठीक है, केवल इसमें वह चर प्रभावशाली नहीं होता जिसका कि अध्ययन किया जाना है। जिस चर में प्रयोगात्मक परिवर्तन या जोड़ तोड़ करता है उसे हम स्वतंत्रता चर कहा जाता है। जिस चर में प्रयोगात्मक में जोड़ तोड़ करता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता चर कहा जाता है। जोड़ तोड़ का समझ गए? और स्वतंत्रता चर में जोड़ तोड़ के बाद उसका प्रभाव जिस चर में देखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? आश्रित चर। देखिए, इसी का आंसर दूसरा बन गया कि स्वतंत्रता यानी कि जोड़ तोड़ के बाद उसमें अच्छा प्रभाव देखा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आश्रित चर कहा जाता है। तो ये रहे एक प्रश्न। तो 2 प्रश्न, 3 प्रश्न बना सकते हैं। चलिए, तीसरा चौथा प्रश्न हमारा कि किसी सामाजिक अध्ययन में कौन एक आवश्यक है? किसी सामाजिक अध्ययन में कौन एक आवश्यक है? दिन प्रतिदिन भ्रमण, अध्ययन क्षेत्र में निर्देश, या वाटिका और बगीचे, नदी क्षेत्रों का दौरा। देखिए, सामाजिक अध्ययन में कौन सा आवश्यक है? अगर हम सामाजिक की बात कर लें, दिन प्रतिदिन का भ्रमण, या अध्ययन क्षेत्र में निर्देश, या वाटिका बगीचे, या नदी क्षेत्र का दौरा। सामाजिक की बात तो चल रही है। प्रश्न हमारा चौथा। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो बी आंसर इसका करेक्ट है, क्योंकि अध्ययन क्षेत्र में निर्देश। इसके एक्सप्रेस करते हैं कि सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान, मानविकी और इतिहास व समकालीन अध्ययन है। इसमें अध्ययन क्षेत्र और निर्देश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट प्रश्न है
कार्ल पियर्सन किस योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? सहसंबंध गुणांक, साक्षात यानी कि साक्षात्कार प्रदर्शन, मध्य गणना या काय वर्ग के लिए? जैसे देखिए आपको सब 15 पूछा गया किसके लिए प्रसिद्ध थे। 5वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो ये आपका इसका आंसर डी सही है, काय वर्ग के लिए। देख, कार्ल पियर्सन काय वर्ग परीक्षण के विकास के लिए प्रसिद्ध है। काय वर्ग परीक्षण से इस तथ्य की जानकारी होती है कि किसी समग्र विशेष वास्तविक या अवलोकित तथा प्रत्याशित का अंतर क्या हमारे आधारभूत परिकल्पनाओं के गलत होने के कारण है, अथवा ये मात्र किसी संयोग पर परिणाम है? छठा प्रश्न है, कार्ल पियर्सन सांख्यिकी योगदान के लिए जाना जाता है। सहसंबंध गुणांक के लिए, गिररेशन विधि के लिए, मध्य गणना के लिए, काई स्क्वायर टेस्ट के लिए। देखिए छठे प्रश्न का, छठा प्रश्न कार्ल पियर्सन का आ गया, तो इसका आंसर आप बताई दो क्या हो सकता है। कार्ल पियर्सन किसके लिए जाने जाते हैं? देखिए सबका काई स्क्वायर के लिए नहीं, देखो इसका ए आंसर इसका सटीक है, क्योंकि सहसंबंध गुणांक के लिए जाने जाते हैं कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन सांख्यिकी में सहसंबंध गुणांक के लिए प्रसिद्ध है। कार्ल पियर्सन के संबंध गुणांक को तभी उपयोग में लाना चाहिए जब चरों के बीच रैखिक संबंध हो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक का मूल्य हमेशा किन के बीच होता है? देखिए इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे आपको, 2 और 2 यानी कि प्लस और माइनस, और 1 या 9 या -1 +1 या 1 और 10 के लिए 7 में का, तो किसके लिए हो सकता है? तो इसका आपका देखिए सहसंबंध गुणांक का मूल्यांकन आपको पहला आपका माइनस आगा, दूसरा आपका प्लस आगा, तो इसके लिए सी आंसर इसका सटीक है। जब 2 या अधिक चरों के मध्य कारण परिणाम संबंध पाया जाता है, वहां सहसंबंध पाया जाता है। सहसंबंध गुणांक का मूल्य हमेशा 1 माइनस +1 के बीच होता है, ये ध्यान आपको रख के चलना फ्रेंड्स। 8वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तार्किक सबूत के रूप में मूल शोध प्रूफ नाम निम्न में से किसने प्रस्तावित किया था? पीवी यंग ने, मैक्स वेबर ने, जे.एस. मिल ने या कार्ल पापड़ ने? कार्ल पापड़ ने। 8वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो 8वें प्रश्न का जो आंसर सटीक होगा हमारा सी आंसर सही है, क्योंकि जे.एस. मिल तार्किक सबूत के रूप में मूल शोध रूप को हम जे.एस. मिल द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जिसमें अभी भी प्रयोगात्मक प्रक्रिया की नींव रहे हैं, यद्यपि इसमें शोधन किया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यम कीजिए। मध्य का मतलब बीच का कौन सा होगा, कौन सा आंसर इसका सटीक होगा? 50, 100 या 20 या देखो मध्य का पूछा जाता है, इस टाइप का प्रश्न ही पूछेगा, मध्य का ही पूछ लेगा आपको। मध्य का जैसे आपका 2 या 1 या 3 या आपका 4 या आपका 5, तो इसमें कौन सा मध्य हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है आपका 3 मध्य, तो इसमें कौन सा आंसर होगा? बी आंसर सही है आपका, ये 20 आंसर है इसका। देखिए आंकड़ा ये दे रखा है 5, इनको इन्होंने जोड़ रखा है और उसके बाद में 5 से इन्होंने भाग करके कितना आया? 20 आंसर आया। इस टाइप से भी हम कर सकते हैं, ये है इसका फार्मूला सूत्र का सत्यापन करने के लिए। और जो हमने बताया था ये इस टाइप से नहीं होगा जो हमने बताया था, ठीक है। इसका ये है सारी संख्या को इनको जोड़ लो, जितनी भी संख्या, उसके बाद में 1 2 3 4 5 संख्या, 5 को इनको भाग कर दो, 20 आंसर आया था समांतर मध्य। अब हम बात कर लेते हैं 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका देखिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए। 5 7 9 12 10 8 7 15 21 है, इनको हम माध्यिका के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या आंसर होगा इसका बताइए? 10वां प्रश्न है, अगर हम 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो क्या आंसर होगा इसका? माध्यिका इसकी सी आंसर इसका सही है, देख लेते इसका मध्य वही है। दिए गए आंकड़ों को अवरोही क्रम में पहले इनको हम क्या कर लेते हैं, n+2 आपका यह माध्यिका का फार्मूला है ये वाला, फिर उसके बाद में 9
1 2 3 4 इधर है। देखिए ये 9 लिया है इन्होंने, ध्यान रखो 1 2 3 4 इधर है, माध्यिका मतलब बीच की संख्या ली है। तो 9+1 का ये फार्मूला, आपको फार्मूला ये 1 ये लेना ही है और बीच की संख्या आपको लेनी है। बीच की संख्या n बराबर क्या आ गया 9 आ गया आपका, और 9+1 आपका 2 आ गया। तो कौन सा इस लाइन का होगा 5वां पद, तो माध्यिका क्या होगी 9 होगी इसकी। ओके फ्रेंड्स, देखिए 11वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। किसने ये परिभाषा दी है कि उपकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच बाकी रहती है? तो किसकी है, G.S. लूडबर्ग की, और बी ऑप्शन है पी बी यंग की, सी ऑप्शन कह रहा है कि W.G. गुडे एवं P.O. हार्ट की, या डी ऑप्शन कह रहा है P.S. कोहन की। कौन सा आंसर इसका सही है 11वें प्रश्न का? अगर हम 11वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 11वें का ए आंसर इसका सटीक है, G.S. लूडबर्ग। देखिए एक उपकल्पना एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच बाकी रहती है, ये कथन G.A. लूडबर्ग का है, लूडबर्ग का है। तो बात कर लेते हैं 12वां प्रश्न है कि व्यावहारिक जीवन में इस्तेमाल के लिए जानकारी प्राप्त की जा सकती है, वह क्या कहलाती है? व्यावहारिक शोध, वेद शोध, विशुद्ध शोध, या अनुभविक शोध? कौन सा शोध कहलाएगा 12वें की? तो इसका आपका व्यापारिक शोध, ये आंसर इसका सटीक है। देखिए पीबी यंग के अनुसार खोज एक निश्चित संबंध लोगों की प्राथमिक आवश्यकता और कल्याण से होता है। सिद्धांत और व्यापार आगे चलकर बहुत एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसी समानता के आधार पर सामाजिक शोध के दूसरे प्रकार को व्यापारिक शोध कहा जाता है। इसमें व्यापारिक जीवन में इस्तेमाल के लिए जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न 13वां है कि शोध पद्धति के रूप में AR त्वरित ग्राम मूल्यांकन का विकास हुआ है 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, या 1990 के दशक में? अगर हम 13वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इसका आपको सी आंसर इसका सटीक है, 1970 के दशक में। इनकी एक्सप्लेनेशन थ्योरी आएगी। शोध पद्धति के रूप में AR त्वरित का मूल्यांकन का विकास 1970 के दशक में हुआ था। इसका विकास योजनाओं के कार्यान्वयन, अनुसरण या मूल्यांकन हेतु किया जाता है। इस तकनीक के माध्यम से किसी भी विकास में योजना में मूल्यांकन ग्रामीण के सहयोग से त्वरित किया जाता है। इस टाइप से आपकी परिभाषा दे रखी है, आप पढ़ सकते हो इसमें आराम से एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट प्रश्न आपका 14वां प्रश्न है कि जब उत्तरदाता फॉर्म में प्रेषित प्रश्नों की सूची को स्वयं भरता है तो उसको कहा कहते हैं? अनुसूची, डाक प्रश्नावली, प्रश्नावली, या साक्षात्कार? क्या कहते हैं उसको? 14वें प्रश्न की बात चल रही है। तो इसका आंसर प्रश्नावली, सी आंसर इसका ठीक है, प्रश्नावली। ठीक है, साक्षरता किसी भी विषय में संबंधित शोध में लोगों को सूचना प्राप्त करने के लिए बनाए गए प्रश्नों की व्यवस्थित सूची को प्रश्नावली कहते हैं। शोधकर्ता इस टांक के माध्यम से उत्तरदाता को भेजते हैं, उत्तरदाता उसे पढ़कर समझकर और उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भरकर पुनः डाक संशोधन भेज देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 15 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान की गणनात्मक पद्धति है? मौखिक इतिहास, वर्षावली, प्रश्नावली, या जीवन का इतिहास? कौन सा प्रश्न सही होगा इसमें? अगर हम 15वें के प्रश्न की बात कर लेते हैं 15वें का, तो आपका क्या है? सी आंसर इसका सही है, प्रश्नावली। देखिए सामाजिक अनुसंधान में गणनात्मक पद्धति में बोगार्ट्स ने कहा था, बोगार्ट्स के अनुसार प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई सूची है। 16वां प्रश्न है, खुले सिरे की सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी औसत की गणना की जा सकती है? माध्यिक एवं बहुलक की, माध्यम, बहुलक एवं मध्य, या उपयुक्त में से सभी? अगर हम 16वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 16वें का क्या आंसर सही होगा? तो ये है आपका माध्यिका एवं बहुलक, ये आंसर इसका सटीक है। देखिए 17वां की केस अध्ययन पद्धति को कहा जाता है? केस अध्ययन पद्धति को क्या कहा जाता है? जेपीए सूक्ष्मदर्शी, सामाजिक सूक्ष्मदर्शी, कार्यात्मक सूक्ष्मदर्शी, ऐतिहासिक सूक्ष्मदर्शी? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कौन सी सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है? अगर 17वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इसका आपका सामाजिक सूक्ष्मदर्शी, बी आंसर इसका सटीक है। इसकी परिभाषा भी दे रखी है। देखिए व्यक्तित्व केस अध्ययन पद्धति का सामाजिक इकाई का पूर्ण गहन अध्ययन के अंतर्गत संबंधित इकाई प्रत्यंग के विकास की प्रक्रिया का सूक्ष्म विश्लेषण और जिसके कारण व्यक्तित्व
अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहा जाता है। ये बार्गस ने व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शी कहा था। किसने कहा था? बार्गस ने कहा था। ये नेक्स्ट प्रश्न है, 18वां प्रश्न है, व्यक्ति अध्ययन विधि से आंकड़े उपलब्ध कराती है, उसे क्या कहा जाता है? संख्यात्मक, गुणात्मक, या ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर 18वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 18वें का कौन सा आंसर सटीक होगा? इसकी बात कर लेते हैं, सी आंसर सही है, संख्यात्मक गुणात्मक। पर इसके इसी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन विधि संख्यात्मक गुणात्मक दोनों आंकड़ों के उपलब्ध कराती है। समाजशास्त्र में व्यक्तिगत अध्ययन का अनुप्रयोग सर्वप्रथम हार्वर्ड स्पेंसर ने किया था, किंतु सामाजिक तथा वैज्ञानिक रूप में इसका प्रयोग फ्रांस में परिवारों के व्यवसाय अध्ययन में किया गया था। 19वां प्रश्न है कि गुणात्मक आंकड़ों होते हैं, गुणात्मक आंकड़े क्या होते हैं? शाब्दिक एवं अवलोकित, सांकेतिक, संख्यांकी विश्लेषण, या सारणीकृत, क्या होते हैं इसके? अगर हम 19वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इसके क्या होते हैं? देखिए जीआईसी आपकी 17वें प्रश्न पूछा गया था, शोध में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम शोध में बात कर लेते हैं, 19वें प्रश्न की बात चल रही है, तो क्या हो सकता है आपका? बी आंसर सही है, सांकेतिक। गुणात्मक सारणीकृत होते हैं, संख्यात्मक इकाइयों में नहीं बांट सकते। 20वें प्रश्न की निम्न में से कौन आंकड़ा संकलन की विधि के प्रयोग नहीं है? कौन सा नहीं है? जनगणना, व्यक्तिगत अध्ययन, अवलोकन, या इन्वेंट्री अभिलेखन प्रबंधक। जीआईसी परीक्षा 2017 में प्रश्न पूछा गया था। ये पीजीटी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये आपकी, और आपकी दूसरी नेट की परीक्षा भी काफी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। आज की क्लास बहुत मोस्टली है, सभी जो भी मित्र हैं, जो भी फ्रेंड है, एक दूसरे को शेयर करना जरूर, और लाइक जरूर शेयर करना फ्रेंड्स, क्योंकि साउंड अब क्लियर हो गई। अब हम डेली लाइव क्लास करा करेंगे, चाहे हम आधे घंटे की कराएं, चाहे हम 1 घंटे की कराएं, लाइव क्लास जरूर होगी। अगर हम 20वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 20 में का आपका नहीं है, तो इसमें पूछ रहा कि नहीं है, तो आपका डी आंसर सही है, यही नहीं है। बाकी जनगणना होती है, जनगणना भी होती है इसमें, और व्यक्तिगत अध्ययन भी होता है इसमें, और अवलोकन भी होता है। देखिए इन्वेंट्री अभिलेखन प्रबंधक आंकड़ा संकलन विधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए यहाँ तक कह रहा है, जबकि जनगणना और व्यक्तिगत अध्ययन तथा अवलोकन आंकड़ा संकलन की विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। 21वां प्रश्न है, 21वां की ब्रेसलन पद्धति 1954 में प्रयोग की जाती है। सामाजिक समिति में, अंतर्वस्तु विश्लेषण में, या आपके टी परीक्षण में, या साक्षात्कार में। ये आपको देखिए यूके जीआईसी प्रवक्ता 2018 में प्रश्न पूछा गया था। ये किसमें की जाती है? ब्रेलसन पद्धति, इनका नाम है, यह है ब्रेलसन पद्धति, किसमें की जाती है? 21वां प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो इसकी अगर बात कर लेते हैं, डी आंसर इसका कहिए, अंतर्वस्तु विश्लेषण में। देखिए ब्रेलसन पद्धति 1954 में प्रयोग अंतर्वस्तु विश्लेषण में प्रयोग की जाती है। ब्रेलसन ने संचार क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन विषय में अंतर्वस्तु की वैज्ञानिक व्याख्या करने हेतु अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि का प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स ये रहे, हमने 21 प्रश्न में से मान लो 21 दूनी 42 प्रश्न तो हमने करा दिए होंगे, और ये सारे प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे, और आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, एक कल अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। कल हो सकता है हम लाइव पक्का कराएंगे, 8:30 बजे आप उपस्थित रहना लाइव क्लास के लिए। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे।